दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर दरार तो चौड़ी होती जा रही है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और इस खाई बढ़ने के क्रम में लखनऊ के कुछ नेता लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं या यूं कहें दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता दिल्ली दरबार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली दरबार में कहना ना होगा कि आज की तारीख में गुजरात लॉबी ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर है और गुजरात लॉबी के सामने लखनऊ और गोरखपुर शीश नवाने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ नेता शीश नवाने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन का दौर तो इस कदर चल रहा है कि क्या लखनऊ क्या दिल्ली, समीक्षा बैठकों का दौर पूरा होने के बाद अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक एक घंटा प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर रिपोस्ट करते हैं। संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन उनके दिल्ली दौरे से जो हलचल मची, इन हलचल के दौर में योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से बड़ी बाजी चल दी है। सह और मात के खेल में जिस प्रकार से अपनी तरफ से सह देकर मात देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्या ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को सलामत रख पाएगा? कुर्सी सलामत बचे ना बचे, सियासत सलामत बची रहे, इस दिशा में योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से अपनी चाल चल रहे हैं, तो दिल्ली दरबार यानी गुजरात लॉबी वो अपनी राजनीतिक चालें चल रही है। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में भाजपा का घटता जनाधार, पिछड़े और दलित वर्गों की बीजेपी और चुनावी हिंदुत्व से बढ़ती दूरी, ये सारी चीजें चर्चा और विमर्श के केंद्र में आ रही है। अंदर खाने जो बैठकें चल रही है, वो बैठकें भारतीय जनता पार्टी के माथे पर तो चिंता ला ही रही है, संघ के माथे पर भी चिंता ला रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जो बाजी चली है वो देखने वाली बात है। 10 सीटों के उपचुनाव हैं। उपचुनाव के लिए प्रभारी मंत्रियों की कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, इस तरह से विधानसभा सीटों के लिए जो खाली हुई विधानसभा सीटें हैं उनके लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची बनाई गई है। और उस सूची को आप देखें तो 4 नाम नदारद दिखेंगे। दिल्ली दरबार की दौड़ लगाने वाले दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, या फिर 2 ऐसे मंत्री जो सहयोगी दलों के हैं लेकिन लगातार चर्चा में रहते हैं। दिल्ली दरबार के कहने पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल किए गए। वो दोनों मंत्री हैं संजय निषाद और पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर। वही ओम प्रकाश राजभर जो 10 मार्च 2022 को जब विधानसभा चुनाव की मतगणना होने वाली थी, उसके पहले तमाम टेलीविजन चैनलों पर, गोदी मीडिया चैनलों पर, रियल मीडिया चैनलों पर, हर जगह बैठ करके वो कहते थे कि 10 तारीख को 10 बजे दिन में आप ही लोग चैनल वाले गाना बजाएंगे, चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन उन्हें कैबिनेट में आने के लिए, सन्यासी की कैबिनेट में आने के लिए तमाम पापड़ बेलने पड़े। लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। 4 जून की तारीख, सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब एक अकेला कितनों पर भारी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। और दिल्ली दरबार अब उस हैसियत में नहीं है कि लखनऊ को डिक्टेट कर सके, लेकिन आदतें और सियासत को अपने तरीके से चलने की कवायद ना तो दिल्ली छोड़ रहा है ना लखनऊ छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए तमाम नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बदला जाए या नहीं बदला जाए, यही असल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के विमर्श के केंद्र में है कि आखिर क्या मुख्यमंत्री बदल देने से समाधान हो जाएगा, और यदि मुख्यमंत्री को बनाए रखा जाए तो बनाए रखकर क्या समाधान ढूंढा जा सकेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीतियों को यदि आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो 2-3 चीजें साफ जाहिर होती हैं। पहली बात, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज जरूर है, लेकिन पार्टी की रणनीतियों को बनाने का काम अमित शाह करते हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन चाणक्य नीति के इस दौर में क्या वो चाणक्य नीति लखनऊ में अपने टर्म्स को डिक्टेट करा पाने की स्थिति में है? क्या अपनी मनमर्जी चला पाने की स्थिति में है? याद रखिए,
चीफ सेक्रेटरी भले ही रिटायर्ड ऑफिसर सेवा विस्तार दर सेवा विस्तार पाते रहे, डीजीपी भले ही 2-2, 3-3 डीजीपी कार्यवाहक बनते रहे, योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार के सामने घुटने नहीं टेके। दूरियां इतनी बढ़ गई लेकिन घुटने नहीं टेके। तो क्या आज वो घुटने टेक देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे या मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए। पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है, उस मंथन में लोकसभा चुनाव तो ये एक बहाना है। योगी आदित्यनाथ को हटाने की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे की है, और इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की बात जब आगे आ रही है, अब 75 पार होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उत्तराधिकार की बात जब भविष्य में 2026, 27, 28, 29 जब भी लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए जब सामने आ रही है, तो अमित शाह के सामने कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, इसकी बिसात भी तो इसके लिए नहीं बिछाई जा रही। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बिसात बिछाई जा रही है, और इस बिसात को बिछाने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिसात बिछा दी जाए और नौबत ही सत्ता में आने की ना आए। कहीं कोई फील गुड या इंडिया साइनिंग ना हो जाए कि सत्ता ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिन जाए, क्योंकि इस लोकसभा के बारे में तो बखूबी जानते हैं सब लोग। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है और पूरा देश जानता है कि इस लोकसभा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी जब तक है तब तक सत्ता है। जैसे ही बैसाखी जाएगी सत्ता जाएगी, और एक बार सत्ता चली गई तो योगी आदित्यनाथ यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे तो वो चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली में टिकने नहीं देगी। वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर योगी आदित्यनाथ को उसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगी जिस सिचुएशन में 2013-14 में नरेंद्र मोदी आकर खड़े हो गए थे। तब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रास्ता रोका था। अब योगी आदित्यनाथ यदि सत्ता छिन जाती है तो भाजपा के शीर्ष पद की दौड़ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पछाड़ कर आगे आ सकते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ से मुक्ति भी पा ली जाए, और योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर, वोटों के गणित पर कोई नुकसान भी ना हो, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाए, इन सब को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। रार तो खिंच चुकी है दिल्ली और लखनऊ के बीच। 5 बड़े मुद्दे हैं दरअसल, और ये 5 मुद्दों पर मंथन चल रहा है कि आखिर किया क्या जाए। मुद्दा नंबर 1, पिछड़े और दलित वोटर चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकलकर जातियों और लोकल मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर कैसे चले गए, यह मुद्दा नंबर 1 है। मुद्दा नंबर 2 यह है कि आखिर इन पिछड़ों और दलितों को कैसे वापस लाया जाए बीजेपी में। 2014 में गैर यादव पिछड़ों का एक बड़ा धड़ा और गैर जाटो दलितों का एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया था, अच्छे दिनों की आस में आ गया था, और 14, 17, 19 और 22 चारों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। मुद्दा नंबर 3 यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाता है तो क्या ये बीजेपी का दामन छोड़ चुके पिछड़े वर्ग के वोटर या दलित वर्ग के वोटर, कोई जाति जनगणना या आरक्षण बढ़ाने की मांग के साथ दामन छोड़ा, कोई संविधान बचाने के नाम पर बीजेपी का दामन छोड़ा, क्या उन वोटरों को योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वापस लाया जा सकता है? याद रखिए, भाजपा के अंदर एक धड़ा योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़ा है, तभी वो टिके हुए हैं। चौथा मुद्दा, दरअसल असल मुद्दा यह है कि यदि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो देशव्यापी प्रतिक्रिया, जो पूरे देश के एक प्रभावशाली वर्ग माना जाता है राजपूत समाज जिसे बीजेपी का कोर वोटर भी आज लोग मानते हैं, उस प्रतिक्रिया का यूपी में भी और यूपी के बाहर भी तमाम हिंदी भाषी राज्यों से लेकर गुजरात तक, उस प्रतिक्रिया का क्या होगा? उस प्रतिक्रिया का मुकाबला क्या बीजेपी कर पाएगी? स्वाभाविक है कि वो करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि आज तो कैच 22 सिचुएशन में बीजेपी है। एक को हटाएंगे तो उसके समुदाय का वोट टूटेगा, दूसरे को लाएंगे तो उसके समुदाय का वोट आएगा। ये कैलकुलेशन चल रही है कि रखने में रिस्क या हटाने में रिस्क। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यदि योगी आदित्यनाथ को हटा भी दिया जाए और उनकी जगह किसी पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए तो क्या वो संपूर्ण पिछड़े वर्ग का, यदि पिछड़ा नेता मुख्यमंत्री बनता है तो क्या वो संपूर्ण पिछड़े वर्ग का नेता होगा, संपूर्ण दलित वर्ग का नेता होगा यदि दलित का नेता मुख्यमंत्री बनता है तो?
या फिर वो नेता भी अपनी जाति का नेता साबित होकर के रह जाएगा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की अपील उत्तर भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो वो नहीं है जो 2014 में थी। तब उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी मंडल और कमंडल के कॉकटेल से उभरे हुए एक ऐसे नेता के रूप में पेश किए गए जिसमें पिछड़ावाद की भी प्रतिध्वनि थी तो चुनावी हिंदुत्व की बयार भी थी। आज सब कुछ बिखर चुका है। आज की तारीख में बहुत साफ गोई से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बूते यूपी बिहार में उतनी सीटें आ भी गई है, नीतीश कुमार या दूसरे गठबंधन के बूते बिहार में भी सीटें आ गई है, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सिर्फ जो उनकी बिरादरी को उत्तर बिहार में जो माना जाता है, उत्तर भारत में जो माना जाता है यूपी बिहार में, तेली साहू समाज के नेता बन के रह गए हैं। उससे ज्यादा उनकी अपील दिखाई नहीं देती। तो बीजेपी के अंदर जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है उसमें पहली बात कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते सीटें कैसे घटी, उनका चुनावी हिंदुत्व नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व से बड़ा माना जाता था, फिर भी भाजपा क्यों हारी, और क्या मुख्यमंत्री बनाए रखना जरूरी है या उन्हें हटा देना जरूरी है। तमाम दावेदार दिल्ली दौड़ रहे हैं, लेकिन मत भूलिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखे जाते। ठीक है, उत्तर भारत की राजनीति जातियों में विभाजित है। योगी आदित्यनाथ का एक महंत, एक मठ के महंत, एक धार्मिक प्रतीक के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ और उनके भगवा चोले को देखा जाता है। वो सत्ता और संत के बीच की स्थिति में खड़े हैं। मैं इस पर नहीं जाता कि लोग उन्हें कितना सत्ताधीश और कितना संत मानते हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक चेहरा तो जरूर है, और उस प्रतीकात्मक चेहरे को हटाने के क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं, मंथन सिर्फ इसी पर चल रहा है। क्योंकि सियासत एक बार फिर सांप्रदायिकता के चोले से, चुनावी हिंदुत्व के चोले से बाहर निकलकर सामुदायिक चेतना, कम्युनिटी कॉन्शसनेस और उससे भी ज्यादा कास्ट कॉन्शसनेस के मुद्दे पर चली गई है। चुनाव लोकसभा का हो रहा था और हिंदुत्व हर बात पर खतरे में आ जाता है कि हिंदू खतरे में है। 5 किलो राशन के लिए जब हिंदू लाइन में लगता है तो खतरे में नहीं होता। अग्निवीर के लिए जब हिंदू लाइन लगाता है, प्रदर्शन करता है तो खतरे में नहीं होता। बेरोजगारी से हिंदू खतरे में नहीं आता, महंगाई से हिंदू खतरे में नहीं आता। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता चली जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। दरअसल ये बात लोगों की समझ में आ गई और जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान बचाओ, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ओल्ड पेंशन, ये सारे मुद्दे ऊपर आ गए, इसलिए चुनाव में हार हुई। ये सबको समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे का समाधान उस नजरिए से नहीं बल्कि व्यापक हिंदू एकता के लिए एक प्रतीक यदि फेल होता हुआ दिख रहा है तो दूसरे प्रतीक को गढ़कर करना चाहते हैं कि योगी को यदि हटाया जाए तो केशव मौर्य को बिठा दिया जाए। क्या गारंटी है कि योगी यदि चुनाव में फेल कर जाए और केशव मौर्य बन जाए तो केशव मौर्य पूरे पिछड़े वर्ग के नेता की जगह सिर्फ मौर्य समाज के नेता बन के रह जाए? कोई गारंटी नहीं है। और मंथन का दौर जो अभी चल रहा है उस मंथन के दौर को इसी तरह देखा जाना चाहिए। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की है और उस मुलाकात में निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र और बाकी चीजें हैं, लेकिन जो राजनीतिक खिचड़ी पकने की बात है वो आज सामने नहीं आएगी, कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि दिखाई दे। तो इंतजार करते हैं उस बैठक का कि आखिर होता क्या है, और उस बैठक के बाद जो कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश की सियासत नई दिशा में जाते हुए दिखेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।